हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी गाइड। और आज की डेट है 16 ऑफ नवंबर और हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर्ड हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लायक। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो यूपीएससी गाइड के ही नाम से टेलीग्राम चैनल क्रिएटेड है। डेली बेसिस पे वहाँ पे मैं पीडीएफ को अपलोड कर देता हूँ, आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने रेफरेंस के लिए उसे रख सकते हैं। ठीक है। अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी सपोर्ट करना चाहते हैं या फॉलो करना चाहते हैं तो सेम यूपीएससी गाइड के ही नाम से अकाउंट क्रिएटेड है, उसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है। अब हम चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है इस पर्टिकुलर न्यूज़ डिस्कशन में जो हमारे लायक है। दूसरी चीज़, वीडियो ज़रूर लाइक किया करें क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये हेल्प कर रही है। तो वीडियो ज़रूर लाइक करें और अप्रिसिएशन दिखाएं, और चैनल पर नए होंगे या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब करें। तो अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जहाँ पे इंडिया ने कहा कि क्लाइमेट फाइनेंस एक इन्वेस्टमेंट गोल नहीं है। अब ये कहाँ इंडिया ने कहा, तो इसे कहा इंडिया ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 जो कि यूएनएफ ट्रिपल सी की बाकू अजरबैजान में हो रही है, वहाँ इंडिया के द्वारा ये बताया गया कि क्लाइमेट फाइनेंस बहुत ज़रूरी है क्योंकि पैसे जमा करना बहुत ज़रूरी है कंट्री के लिए, ताकि वो फैसिलिटेट कर सके डेवलपमेंट जो भी रिक्वायर्ड हैं फॉसिल फ्यूल्स को कम करने के लिए और रीन्यूएबल एनर्जी की सोर्स को बढ़ाने के लिए। तो ये इंडिया के द्वारा कहा गया और इंडिया ने बहुत ही अच्छी एक कॉन्सेप्ट लेकर आई है इस पर्टिकुलर समिट में, जो कि है न्यू कलेक्टिव क्वालिफाइड गोल्स। ठीक है। अब ये क्यों इंडिया ने इस पे डिस्कशन की है, ताकि जो भी क्लाइमेट से रिलेटेड फाइनेंस हो पाएगी, राइट, वो डेवलपिंग कंट्री को करनी चाहिए, ताकि जो भी कंट्री पर्टिकुलर कंट्री की नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन वाली जो गोल्स है, राइट, वो अच्छे से अचीव हो पाए। तो ये सारी चीज़ें पर्टिकुलर इस न्यूज़ में कवर्ड है। ठीक है। अब हम देखेंगे जो हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इतनी हमने बेसिक समझ ली कि क्या चल रही है अभी न्यूज़ में। तो सबसे पहले तो न्यू कलेक्टिव क्वालिफाइड गोल्स के बारे में आपको जानना होगा। इसके बारे में क्यों जानना है? क्योंकि यूपीएससी आपसे पूछ सकती है कि रिसेंटली न्यू कलेक्टिव क्वालिफाइड गोल्स न्यूज़ में आई थी, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? क्या ये क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड है, या ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए है, या वेटलैंड की सस्टेनेबल यूज़ के लिए है, राइट, या बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए? ऐसे आ सकती है स्टेटमेंट, इसलिए इस चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा। तो न्यू कलेक्टिव क्वालिफाइड गोल्स किस चीज़ के लिए है? तो क्लाइमेट फाइनेंस के लिए। और ये किसके तहत आई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। यूएनएफ ट्रिपल सी यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके तहत न्यू कलेक्टिव क्वालिफाइड गोल्स, जो इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 है जो कि बाकू अजरबैजान में हो रही है, उसी के तहत इसे लाई गई है। अब हम यूएनएफ ट्रिपल सी के बारे में भी देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि यूएनएफ ट्रिपल सी की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 अभी हो रही है। 11 से लेके 11 टू 22 ऑफ नवंबर तक ये रहेगी। ठीक है। कुछ चीज़ें यहाँ पे टाइपिंग एरर है, आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है। मैं ब्रेक करके बता देता हूँ। सबसे पहले तो याद रखनी है कि यूएनएफ ट्रिपल सी की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 ये हुई है कहाँ? दुबई में हुई है 2023 में। अभी यूएनएफ ट्रिपल सी की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 ये हो रही है बाकू अजरबैजान में 2024 यानी इसी ईयर। ठीक है। तो ये दो चीज़ याद रखनी है। क्यों याद रखनी है? क्योंकि स्टेटमेंट में यूएनएफ ट्रिपल सी पे अगर फ्रेम होती है क्वेश्चन तो यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। अब ये जो टाइपिंग एरर है ये मैं पीडीएफ में करेक्ट कर दूंगा, वहाँ ऐसे इश्यूज नहीं होंगी। अभी अगर आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं तो थोड़ी करेक्शन आप कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे और हम सबसे पहले तो ऑरिजिन देखेंगे कि यूएनएफ ट्रिपल सी कैसे लाई गई और इसे कैसे प्रपोज किया गया, कब प्रपोज किया गया, कहाँ प्रपोज किया गया, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी पूरी वर्ल्ड के लिए, जिसे हम यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट यानी यूएनसीईडी के नाम से जानते हैं। ठीक है। इनफॉर्मली हम इसे अर्थ समिट के भी नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखनी होगी। ये कहाँ हुई थी? तो रियो डी जेनेरियो में हुई थी 1992 में। और इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के तहत तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वेंशन को लाई गई थी। सबसे पहले तो क्लाइमेट चेंज पे लाई गई, दूसरी चीज़ बायोडाइवर्सिटी पे, और तीसरी चीज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। अब ये जो क्लाइमेट चेंज के लिए कन्वेंशन लाई गई, इसे ही हम यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के नाम से जानते हैं। और जो बायोडाइवर्सिटी के लिए लाई गई, इसे हम यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए लाई गई, इसे हम एजेंडा 21 हो या एसडीजी गोल्स वगैरह हैं, इसी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर ही आती हैं। ठीक है।
तो क्लाइमेट चेंज वाली जो चीज़ें लाई गई इसे ही यूएनएफ ट्रिपल सी के नाम से हम जानते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम देखेंगे जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो सबसे पहले यूएनएफ ट्रिपल सी ये क्या है, तो ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो जितने भी कंट्रीज हैं उनके द्वारा ये साइन की गई, ताकि जो भी ह्यूमन की इंटरफेरेंस है क्लाइमेट सिस्टम में, राइट, जैसे ह्यूमन की इंटरफेरेंस कैसे है, तो फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ कर की जा रही है ह्यूमंस के द्वारा, राइट, जिसके वजह से या इंडस्ट्री वगैरह यूज़ कर रही है ऐसे फ्यूल्स जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज इन्वायरमेंट में हो रही है। तो वो सारी जो समस्याएं हैं, राइट, उसे ही कॉम्बैट करने के लिए यूएनएफ ट्रिपल सी को लाया गया। अब ये ट्रीटी कब फोर्स में आई, तो 1994 में। और याद रखनी है, ये यूएनएफ ट्रिपल सी ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी नहीं है, ठीक है। इसके अंदर हालांकि कुछ अग्रीमेंट्स आई या काइटो प्रोटोकॉल आई, राइट, वो सारी लीगली बाइंडिंग थी, पर ये नहीं है, ये आपको याद रखनी है। ओवरऑल यूएनएफ ट्रिपल सी लीगली बाइंडिंग नहीं है। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब मेन क्या एम है यूएनएफ ट्रिपल सी की, तो यही है कि लिमिट करनी है ग्रीन हाउस गैसेस को एटमॉस्फेयर में, ताकि क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके, उससे काउंटर किया जा सके। और यूएनएफ ट्रिपल सी के अंदर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें लाई गई हैं जो आपको दिमाग में रखनी होगी। एक तो काइटो प्रोटोकॉल, क्यों, क्योंकि 1997 में लाई गई, जिसे 2005 से लेकर 2020 तक चलाया गया। ये क्यों लाई गई थी, तो यही ग्रीन हाउस गैसेस के लिए ही लाई गई थी। और इसे सुपरसीड किसने किया है, तो पेरिस अग्रीमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग है, ठीक है। और इसी में बात की गई है कि जितनी भी कंट्रीज हैं उन्हें 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही रखनी है ग्लोबल जो टेम्परेचर है उसे, और कोशिश करनी है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही प्री इंडस्ट्रियल पीरियड से उसे मेंटेन करनी है, ठीक है। तो ये पेरिस एग्रीमेंट के द्वारा लाई गई है, जो अभी एग्जिस्ट करती है ये एग्रीमेंट, ठीक है। और इंडिया नॉन एनेक्स कंट्री में आती है, जो कि यूएनएफ ट्रिपल सी के द्वारा क्लासिफाइड की गई है। तो डेवलप कंट्री को अलग कैटेगरी में रखी गई है, ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में कोई दूसरी कंट्रीज को रखी गई है, राइट। पर इंडिया नॉन एनेक्स कंट्री में आती है। इस पे स्टेटमेंट फ्रेम हो सकती है, इसलिए ये मैंने आपको बताया, ठीक है। याद रखनी है कि इंडिया नॉन एनेक्स कंट्री में है। अब हमने दो चीज़ देख ली, काइटो प्रोटोकॉल नहीं भूलनी है, दूसरी चीज़ पेरिस एग्रीमेंट क्या है इसे नहीं भूलनी है, ठीक है। अब चाहे तो गूगल एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत पड़ेगी आपको। अब हम देखेंगे ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, क्योंकि इसी के वजह से यूएनएफ ट्रिपल सी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, और इसकी हर साल आप कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस और पार्टी होती है अलग अलग लोकेशंस पे, राइट। तो अब देखते हैं हम ग्रीन हाउसेस क्या है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यूपीएससी आपसे यूएनएफ ट्रिपल सी के ही बारे में पूछे, आपसे ग्रीन हाउस गैस के बारे में भी पूछ सकती है कि नीचे दी गई जो ऑप्शन है उसमें कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस है, राइट। तो वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स और सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। ये कुछ गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जो हमें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि देखिए मेंस पे भी क्वेश्चन इन्वायरमेंट पे आती है, राइट। और इंटरव्यू में भी अभी इसकी कॉन्फ्रेंस हुई है, तो मे बी अगर आपने प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लिया, मेंस को क्वालिफाई कर लिया, तो इंटरव्यू की फेज आएगी, राइट। तो इंटरव्यू में पूछी जा सकती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी अभी रिसेंट टाइम्स में 29th हुई थी, राइट। तो वो ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है, तो कौन सी ऐसी ग्रीन हाउस गैसेस हैं जिसकी वजह से पूरी वर्ल्ड कंसर्न है, तो ऐसे करके आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसे याद रखनी है। और ओवरऑल ये जनरल चीज़ें हैं, हम पता होनी चाहिए हमें, क्योंकि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूएनएफ ट्रिपल सी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये हमें पता होनी चाहिए। अब हम बढ़ेंगे आगे। दूसरी न्यूज़ ये है, और ये पर्टिकुलर एक आर्टिकल है, और बहुत ही कंसर्निंग दुखदायक ये आर्टिकल आई है, बहुत बड़ी सी, क्योंकि आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, वहाँ 10 एलिफेंट्स की डेथ हो गई, राइट। अब ये क्यों हुई थी, तो ये कोदो मिलेट्स जो होती है उसी के वजह से डेथ हुई है। और क्योंकि एलिफेंट्स आपको पता है कि 10 एलिफेंट्स की डेथ हो जाना ये बहुत बड़ी खबर है, राइट। और अभी करीबन इस मंथ क्या पिछले मंथ में भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ रही है इस पे। एलिफेंट्स पे तो ऑलरेडी रहती हैं, राइट। तो अब हम एलिफेंट्स के बारे में देखेंगे। तो एलिफेंट्स क्या हैं, तो अभी तक 3 ऐसी लार्ज लिविंग जो स्पीसीज हैं जिसे रिकनाइज की गई है। तो 3 ही एलिफेंट की अभी स्पीसीज हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी। अफ्रीकन बुश एलिफेंट, दूसरी अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट, और तीसरी एशियन एलिफेंट्स या एशियाटिक एलिफेंट्स या इंडियन एलिफेंट्स, ठीक है। 3 नाम से इसे हम जान सकते हैं। अब हम स्टेटस देखेंगे, क्योंकि सारी जो एलिफेंट्स है उनकी आयुसीन स्टेटस सेम नहीं है, ये दिमाग में रखनी है, सेम नहीं है। अफ्रीकन बुश एलिफेंट और एशियन एलिफेंट्स, ये इनकी आयुसीन स्टेटस क्या है, तो इंडेंजर्ड है। और जो अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट्स हैं, राइट, इनकी आयुसीन स्टेटस क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो स्टेटमेंट जनरल फ्रेम हो सकती है कि सारी की सारी एलिफेंट्स जितने भी वर्ल्ड में पाई जाती हैं, उनकी सारी
आईयूसीएन सारी की आईयूसीएन स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, जो कि गलत रहेगी ऑप्शन, राइट, क्योंकि अफ्रीकन बुश एलिफेंट और एशियन एलिफेंट्स इसकी आईयूसीएन स्टेटस है एंडेंजर्ड, और अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट इसकी आईयूसीएन स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अब हम एशियाटिक एलिफेंट्स के बारे में देखेंगे, क्योंकि इसी पे न्यूज़ है बेसिकली, राइट। तो कहाँ पर ये हमें मिल सकती हैं एशियाटिक एलिफेंट्स? तो एशियन सब कॉन्टिनेंट में पाई जाती हैं और साउथ ईस्ट एशिया में भी ये पाई जाती है। स्किन स्मूदर रहती है अफ्रीकन एलिफेंट्स के मुकाबले। और जो एशियाटिक एलिफेंट्स हैं ये सेकंड लार्जेस्ट स्पीसीज है एलिफेंट की, अफ्रीकन बुश एलिफेंट के बाद। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो सबसे बड़ी हो गई अफ्रीकन बुश एलिफेंट, उसके बाद हो गई एशियाटिक एलिफेंट्स, फिर तीसरे पे आती है अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट। और साइड्स में एशियाटिक एलिफेंट्स की कौन सी अपेंडिक्स में आती है? तो अपेंडिक्स 1 में आती है एशियाटिक एलिफेंट्स। और यूपीएससी ने वैसे एशियाटिक एलिफेंट्स पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, वहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टेटमेंट आई थी जो बहुत सारे लोगों को चौंका दिया इस स्टेटमेंट ने। ऐसा पूछा गया था कि जो ग्रुप है, राइट, जो पर्टिकुलर ग्रुप है एलिफेंट्स की, उसे हेड कौन करता है? तो उसे फीमेल एलिफेंट्स हेड करती हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से बहुत सारे लोगों को ये जानकारी पता नहीं होगा कि कौन ग्रुप को हेड करता है, राइट। तो इसीलिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्टेटमेंट यूपीएससी ने पूछा था, इसके बाद ही हमें भी पता चला कि ऐसा होता है, राइट। क्योंकि उतनी डिटेल में एशियाटिक एलिफेंट्स के बारे में हम नहीं पढ़ते हैं, पर हमें अब आइडिया होना चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी यूपीएससी में फ्रेम हुई हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब हम देखेंगे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, जहाँ इन एलिफेंट्स की डेथ हुई है। तो ये कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। ऐसी दो और मैं आपको टाइगर रिजर्व बताऊंगा जो इस टाइम यानी 2024 में न्यूज़ में रही हैं और कहीं ना कहीं मैच द फॉलोइंग में या इनडायरेक्टली आपको हेल्प कर सकती है। तो एक तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये हो गई, दूसरी तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। और तीसरी सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो कि है उड़ीसा में। तो ये तीन टाइगर रिजर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और अब तक ये न्यूज़ में आ चुकी हैं। क्योंकि अगर आप देखते हैं, अगर आप सर्च भी करके देखते हैं कि इंडिया में कितनी टाइगर रिजर्व है, तो बहुत सारी हैं। और यूपीएससी भी पागल नहीं है कि आपसे उतनी लिस्ट रटवाएगी, राइट। तो सिर्फ वही पूछेगी जो न्यूज़ में आई हुई है। तो ये तीन न्यूज़ में है जो कि आपके साथ डिस्कस अभी मैंने किया। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब ये पर्टिकुलर एक स्कीम के बारे में बात की गई है, ये वेस्ट बंगाल की एक स्कीम है, ठीक है। इसमें क्या हुई है कि अभी इंटर स्टेट गैंग कुछ इन्वॉल्व हुई है, पर वो क्या इन्वॉल्व हुई है वो तो हमारी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये स्कीम पूछी जा सकती है क्योंकि द हिंदू में कवर्ड है ये। तरुणर सपनाओ स्कीम, ठीक है। अब ये तो वैसे स्टेट की है, कम ही चांसेस है कि यूपीएससी आपसे पूछेगी, पर कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि ओलंपिक्स के बारे में पूछ रही है यूपीएससी, या बुक राइटर के बारे में पूछ रही है, या मिसाइल के बारे में पूछ रही है, या मिलिट्री टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ रही है, राइट। या यूपीएससी ऑपरेशंस के बारे में भी पूछ रही है, एक्सरसाइज के बारे में भी पूछ रही है, कुछ भी पूछ ले रही है, तो अब इसके लिए भी प्रिपेयर रहना होगा, राइट। तो इसे आप याद रखेंगे, ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की जा रही है इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत, ताकि स्टूडेंट्स टैबलेट और स्मार्टफोन्स परचेज कर सके ताकि वो अपनी एजुकेशन कर सके, ठीक है। एजुकेशन में उन्हें हेल्प मिल सके, तो उसके लिए ये स्कीम लाई गई है। याद रखे तो ठीक, नहीं याद रखे तो ठीक, चांसेस कम है पर आ भी सकती है, ठीक है। तो नेगलेक्ट नहीं करना ही है, ऐसी इन्फॉर्मेशन को भी 50-50 में आप इसे रख सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब ये इंटरनेशनल पेज पे एक ये न्यूज़ आई है जहाँ पे यूके यानी यूनाइटेड किंगडम की जो स्क्रैम्बल्स जेट हैं वो अभी मॉनिटर कर रही हैं रशियन एयरक्राफ्ट को नॉर्थ सी के ऊपर। तो अब नॉर्थ सी कहाँ है, कौन सी कंट्री की बाउंड्री शेयर होती है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है, सी वगैरह पे भी क्वेश्चन पूछी जाती है, राइट। रेड सी पे पूछ लिया गया है, ब्लैक सी पे पूछ लिया गया है, राइट। और कैस्पियन सी के बारे में भी पूछ लिया गया। तो अब बाल्टिक और नॉर्थ बची, तो इसे भी हम देख लेंगे, राइट। तो नॉर्थ सी यहाँ पे है, ये आप देख सकते हैं। तो कौन कौन से कंट्री के बीच में बाउंड्री शेयर होती है, तो यहाँ आप देख सकते हैं नॉर्वे से होती है, डेनमार्क से, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, फिर बेल्जियम, जर्मनी, राइट। तो ये कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो यहाँ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रीज जिनकी बाउंड्री शेयर होती है नॉर्थ सी से, तो यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस, ये कंट्रीज़ हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे बाल्टिक सी के बारे में, ठीक है। तो ये है बाल्टिक सी। अब ये सारी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है इसकी। तो स्वीडन है, फिनलैंड है, इस्टोनिया है, लातविया है, लिथुनेशिया है, पोलैंड है, राइट। और डेनमार्क शायद है या नहीं, वो हम आगे लिस्ट में देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड उसकी लोकेशन है, ठीक है। तो डेनमार्क है, ठीक है। तो डेनमार्क है बाल्टिक सी में। तो अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं कौन कौन सी कंट्री की बाउंड्री शेयर होती है। तो डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी, लातविया, लुथनिया, पोलैंड, रशिया और स्वीडन, ठीक है।
ये कंट्रीज़ है जिनकी बाउंड्री शेयर होती हैं। और मैप में एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ नॉर्थ सी और बाल्टिक सी दोनों के बारे में, ताकि पिक्टोरियल इमेज भी आपके दिमाग में रह सके। तो ये है नॉर्थ सी। कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है? तो यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, ठीक है। और अगर बाल्टिक सी की बात की जाए तो स्वीडन, फिनलैंड, इधर है रशिया, इस्टोनिया, लातविया, लुथनेशिया, पोलैंड और डेनमार्क, ठीक है। वैसे डेनमार्क काफ़ी नीचे है, पर ये आपको कंफ्यूज कर सकती है, तो याद रखनी है डेनमार्क की बाउंड्री दोनों से शेयर होती है, नॉर्थ सी से भी और बाल्टिक सी से भी, ठीक है। अब ये थी मैप की जानकारी। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ आई है, इंटरनेशनल पेज पे ही है, कि जो यूएस के प्रेसिडेंट है जो बाइडन, राइट, वो चाइनीज़ काउंटर पार्ट से मीटिंग करेंगे, ठीक है। और ये मीटिंग किस चीज़ में की जाएगी दोनों कंट्रीज़ के बीच में? तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन में की जाएगी, यानी एपेक में की जाएगी। अब एपेक क्या है तो इसके बारे में हम समझेंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन वगैरह भी यूपीएससी पूछती है, राइट। और एपेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया ने भी इसे ज्वाइन करने की कोशिश की थी, पर एपेक कंट्री यानी एपेक के द्वारा अर्जी नहीं अप्रूव की गई थी कि इंडिया को इसकी मेंबरशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है या फोरम है, जो इंटरनेशनल बॉडी है, जो हमें पता होना चाहिए। तो ये है क्या? तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, तो शॉर्ट फॉर्म है एपेक। ये इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, ठीक है। फोरम याद रखनी है, फोरम है जैसे G20 है, राइट, वो भी एक फोरम है। तो ये एक फोरम है जिसमें 21 मेंबर इकोनॉमीज है जो बिलोंग करती है पैसिफिक रिम में। और ये क्या काम करते हैं? तो ये प्रमोट करते हैं फ्री ट्रेड, ठीक है। ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो होती है पर्टिकुलर कंट्रीज के बीच में, ताकि ट्रेड बहुत इजीली हो सके, तो वो ये प्रमोट करती है एशिया पैसिफिक रीजन में। और एशियन आशियन एक जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, ये भी ट्रेड से ही रिलेटेड है। ये बहुत सक्सेसफुल एक ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं, ठीक है, या इंटरनेशनल बॉडी है। तो इसी को देखते एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन को लाई गई, ठीक है, यानी इसकी सक्सेस को देखते ये आपको याद रखनी है। और एपेक कब स्टार्ट हुई? तो ये स्टार्ट हुई है 1989 में। ये डेट याद रखेंगे, सॉरी ईयर याद रखेंगे, क्योंकि डेट मंथ तो यूपीएससी आपसे नहीं पूछती है, आपसे ईयर पूछती है, लेकिन तो याद रखनी है 1989 में इसे बनाया गया है, यानी एपेक को। और हेडक्वार्टर्स कहाँ लोकेटेड है एपेक की? तो ये लोकेटेड है सिंगापुर में, ठीक है। सिंगापुर में ये लोकेटेड है। और एपेक को रिकनाइज किया जाता है हाई लेवल मिनिस्ट्रियल ब्लॉक, ठीक है, मल्टीलैटरलिज्म, सॉरी, हाईएस्ट लेवल मल्टीलैटरल ब्लॉक इसे कंसिडर किया जाता है। और ओल्डेस्ट फोरम एशिया पैसिफिक रीजन में इसे कंसिडर की जाती है, ठीक है। तो एपेक को क्या रिकनाइज किया जाता है? हाईएस्ट लेवल मल्टीलैटरल ब्लॉक। दूसरी चीज़, ओल्डेस्ट फोरम है एशिया पैसिफिक रीजन में। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी होगी, क्योंकि डायरेक्टली अगर मैं क्वेश्चन फ्रेम करता तो मैं इस पे स्टेटमेंट आपको ज़रूर देता, इसलिए आपको याद रखनी है इस चीज़ पे। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब इंडिया को इनवाइट की गई थी एज अ ऑब्जर्वर पहली बार, ये आपको याद रखनी है 2011 में, ठीक है। इंडिया ने रिक्वेस्ट किया है मेंबरशिप के लिए, पर ये मेंबरशिप की रिक्वेस्ट एपेक कंट्रीज के द्वारा डिक्लाइन कर दी गई, ठीक है, कंफर्म नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? क्योंकि यही बताई गई कि इंडिया पैसिफिक ओशियन वाली रीजन में नहीं आती है, इसीलिए इंडिया को मेंबरशिप नहीं मिलेगी, ठीक है, यही रीज़न थी। पर आपको याद रखनी है, स्टेटमेंट आ सकती है कि इंडिया भी मेंबर है एपेक में, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। इंडिया को बस एक बार एज अ ऑब्जर्वर इनवाइट किया गया था 2011 में, ठीक है। और ये पर्टिकुलर जो न्यूज़ आई है कि दोनों कंट्री के बीच में बात होगी, ये कहाँ हो रही है? तो ये अभी 36 समिट एपेक की होने वाली है पेरू में, ठीक है। पेरू साउथ अमेरिकन कंट्री है, राइट, वहाँ होने वाली है, इसीलिए ये पर्टिकुलर न्यूज़ आई थी। अब आप मैप में देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्री मेंबर है, कौन कौन सी नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं इंडिया मेंबर नहीं है, ठीक है। और ये सारी कंट्रीज हैं जैसे कि रशिया है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, फिर इंडोनेशिया हो गई, इधर यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट्स हो गई, इधर कनाडा हो गई, इधर मैक्सिको हो गई, ठीक है, इधर पेरू हो गई। तो ये सारी कंट्रीज मेंबर है। और ये ऑस्ट्रेलिया है वैसे। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये है कंट्री चिली, सॉरी ये है पेरू, ये वाली जहाँ भी मेरी कर्सर है, और यहीं पे इसकी 36th सबमिट होने वाली है। तो ये सारी थी न्यूज़ मैं आज के डेट पे कवर्ड। उम्मीद करूँगा बहुत सारी जानकारी आपने गेन करी होगी। तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, अप्रिशिएट किया करें अगर आप वॉच करते हैं तो, राइट। और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप शेयर भी कर सकते हैं ये जो वीडियोस या डिस्कशन है, अगर आपको लगती है कि ये किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो PDF डाउनलोड करनी है तो यूपीएससी गाइड की टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी ये अपलोड हो जाएगी। तो मिलते हैं कल की डेट की न्यूज़ एनालिसिस में। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।